An apple a day keeps the doctor away. जय हिंद एवरीवन। नहीं, मैं यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं देने आया हूँ। आजकल ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप मोबाइल खोलिए, लैपटॉप खोलिए, आईपैड खोलिए, गूगल पे डालिए, इंस्टा पे डालिए, किसी पर भी आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो फिटनेस पे आपको ज्ञान दे रहे होंगे, जिनका पेट आगे होगा और आत्मविश्वास या फिटनेस बहुत पीछे रह गई होगी। लोग बाग आर्मी की टैक्टिक समझा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने यूनिफॉर्म कभी एनसीसी की भी नहीं पहनी हुई होगी। सो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, कमी है एक्सपीरियंस की। और मैं अपने वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि शायद आपने सभी ने शेयर किए होंगे या आपने सभी ने वो जिए होंगे। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो शुरुआत करते हैं मेरी खुद की। पैदा हुआ मैं एटा में, बहुत छोटा सा एक शहर हुआ करता था, अभी मुझे नहीं पता कैसा है। एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पैदा हुआ, ये मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं। मुझे नहीं याद है कि मैं कहाँ पैदा हुआ था। उन्होंने बताया कि बेटा आप एटा में पैदा हुए थे, तो मैं मानता हूँ कि यस, मैं एटा में पैदा हुआ। और वहाँ से घूमते घामते छोटे छोटे शहरों में निकलते हुए मैं पहुँचा छिबरामऊ, जो फर्रुखाबाद के पास एक छोटा सा शहर है। और उसमें सरस्वती शिशु मंदिर में मैं जाया करता था। सुबह पहुंचता था अपनी बहन के साथ, रिक्शे से जाते थे। तब बस वहाँ नहीं होती थी, हो सकता है दिल्ली में होती होंगी, मुंबई में होती होंगी स्कूल बस, बट उस समय पर वहाँ पर बस नहीं थी। तो हम स्कूल में अपनी बहन के साथ रिक्शे में जाया करता था। उतरते थे, दूसरे या तीसरी मंजिल पे हमारा स्कूल होता था। और स्कूल में सभी आचार्य जी लाइन से खड़े होते थे, हम सबके पैर छूते थे। जो सबसे अच्छी चीज़ वहाँ थी वो थी संस्कार। वहाँ पर बड़ों की इज्जत करना, आपस में प्यार करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, ये मैंने सीखा। वहाँ पर सीखा कि भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास क्या है। वहाँ से 1-2 साल मेरे को जितना याद है कि मैंने 5th क्लास तक वहाँ पढ़ाई करी। और उसके बाद मैं पहुँच गया नरोरा, जो बुलंदशहर के पास है। और वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बड़ा ही अच्छा सा पावर प्लांट है। बाहर की टेक्नोलॉजी है उसमें। जो उनकी कॉलोनी है वो भी बिल्कुल यूएस की तरह लगती थी। वहाँ पे भी मैं बहुत सालों से नहीं गया हूँ, तो अभी का हालात मुझे नहीं पता है कि कैसे होंगे। एंड उनका एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, जिस तरह के स्कूल होने चाहिए वैसा स्कूल था वो, बट इंग्लिश मीडियम था। किसी तरह से मेरे फादर ने वहाँ पर मेरा एडमिशन कराया, मैं पहुँच गया। और एक छोटा सा बच्चा जो हिंदी मीडियम स्कूल में संस्कृत और हिंदी पढ़ रहा था, पहुँचा इंग्लिश मीडियम में। तो मैं डरा छुपा हुआ सा अपने आप को सर्वाइव कर रहा था। और 7th क्लास में मेरा रेड हाउस कैप्टन आता है और भैया आते हैं और बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक तेरे को थॉट ऑफ द डे बोलनी है असेंबली में। अब आप सोचिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ कि नहीं भैया सुनो सुनो सुनो, या कुछ कर पाऊँ या रिएक्ट कर पाऊँ, उससे पहले वो चले जाते हैं। मुझे लगता है यार कि ये क्या हो गया, कैसे बोलूँगा मैं, कैसे करूँगा। बट मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने कहा चलो कुछ तो करेंगे, बोल देंगे यार, क्या है, एक लाइन तो बोलनी है, बस जाऊंगा, आंख बंद करूंगा और बोल दूंगा। थॉट थी एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मेरा टर्न आता है अगले हफ्ते मंगलवार को। और मैं पहुंचता हूं, मैं देखता हूं कि अरे स्कूल में इतने बच्चे हैं, क्योंकि पहले तो मैं पीछे खड़ा होता था भीड़ में और सामने वाले को देखता था, बट आज मैं सबके आगे खड़ा हुआ था अपोजिट और सभी को देख रहा था। तो वहीं मेरे हाथ पैर कांपने लगे। और वो जो एप्पल था, एन एप्पल मैंने बोला, और वो एप्पल भी गिर गया। उसके आगे मैं बोल ही नहीं पाया। कुछ देर तक, कुछ सेकंडों तक सारा स्कूल शांत। पीछे से शायद मेरे टीचर प्रॉप कर रहे थे, बोलो बोलो बोलो, बट मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एकदम शांति, शून्य वाली शांति थी, सन्नाटा था। और फिर अचानक से ठहाकों की आवाज़ें थीं, बच्चे हंसने लगे। और मैंने देखा कि अला मेरे क्लास के जो बच्चे मेरे सामने खड़े हुए थे, वो सबसे ज़्यादा वो हंस रहे थे। बस वो नीचे लौट नहीं रहे थे, मतलब नीचे गिर नहीं रहे थे, क्योंकि स्कूल की असेंबली में खड़े हुए थे, बट सबसे ज़्यादा वो हंस रहे थे। मुझे उनकी हंसी से प्रॉब्लम नहीं आई, तो वापस आ गया। प्रॉब्लम मुझे ये हुई कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो बाकी बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे पहले वहाँ हर दिन कोई ना कोई बच्चा आता था और थॉट ऑफ द डे बोलता था
न्यूज़ बोलता था, कुछ बाकी चीज़ें डिस्कस करता था। बच्चे हिंदी डिबेट में, इंग्लिश डिबेट्स में, इन सब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, बाकी बच्चे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ऐसी क्या चीज़ है। और यही चीज़ मेरे दिल और दिमाग में चिपक गई। गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है कि खुद को खुद ही उठाना पड़ता है, कोई बाहर से आकर आपकी मदद नहीं करेगा। और फिर मैंने शुरू करी अपनी प्रैक्टिस। मैं जाता था अपने घर, एक कोई टॉपिक तैयार करता था, लिखता था, उसको याद करता था, मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करता था कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, क्या मैं ज़्यादा काँप तो नहीं रहा हूँ, आँखें तो नहीं बंद हो रही हैं। और ये भी बाथरूम के अंदर करता था। घर वाले सोचते थे कि ये बच्चा नहाने गया है या भाषण देने के लिए। और फिर 8th क्लास में मैंने अपने हाउस कैप्टन से कहा कि मुझे हिंदी डिबेट में डाल दो। तो पहले तो वो हंसने लगे, उन्होंने देखा था कि पिछली साल क्या हुआ था, तो उन्होंने बोला कि भाई तू तो एप्पल भी नहीं बोल पाया था, इस बार 5 मिनट कैसे बोलेगा। मैंने कहा मैं बोलूँगा, आप चिंता मत करो। और मैं बोला, और ऐसा बोला कि 8th, 9th, 10th, 11th, 12th चारों 5 साल तक मैं अपने स्कूल का बेस्ट स्पीकर था। 9th क्लास में मैं नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मनोगुरु आंध्र प्रदेश गया। तो मुझे लगता है यार कि मैंने अगर कर लिया तो सभी कर सकते हैं। इसी तरह से स्कूल हुआ, बड़े सारे और इंसिडेंट हुए जो मैं आपको शायद फिर कभी बताऊंगा। तो अभी आते हैं कॉलेज में। बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार, मैं एनसीसी में था, सीनियर अंडर ऑफिसर होता था मैं किरोड़ीमल कॉलेज का। तो बहुत सारे सीनियर्स ने, कलीग्स ने, जूनियर्स ने, फ्रेंड्स जो होते हैं, क्लासमेट, बैचमेट, उन्होंने बोला कि सीडीएस क्लियर करना बहुत मुश्किल है, और एसएसबी तो पढ़ाई कि 100 बच्चे जाते हैं, 1-2 सेलेक्ट होता है। तो मैंने कहा अच्छा देखते हैं। रिटन दिया, हो गया। एसएसबी आया। अब एसएसबी आया तो एक कोचिंग के लिए मैं गया। उन्होंने 1-2 दिन बाद मुझे बोला कि यार आपका ना बहुत बॉर्डर लाइन केस है, आपका होगा नहीं। तो मैंने कहा अगर मेरा नहीं होगा तो मैं फिर यहाँ पे अपना टाइम क्यों ख़राब करूँ, मैं ठीक है, मैं कोचिंग ही नहीं करता हूँ। मैं वापस आया, हॉस्टल में रहता था मैं। एंड मेरी वाइफ, सी वाज इन दौलत राम कॉलेज, जो अभी मेरी वाइफ हैं, उस समय मेरी फ्रेंड हुआ करती थी। एंड हमने डिसाइड किया कि यार हम एक साथ तैयारी करेंगे इस चीज़ की। वो एमबीए की तैयारी कर रही थी, बट उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको एसएसबी की भी तैयारी कराऊंगी। तो मैं अपने टॉपिक्स तैयार करता था, उनके साथ डिस्कस करता था। काफ़ी घंटे हम निकाला करते थे एक साथ में कि किस तरह से होगा, इसका किस तरह से डिस्कस करना होगा, कैसे बोलना होगा, किस तरह की चीज़ें हैं ये लोग जो ढूंढ रहे हैं। एंड मैंने कहा ठीक है यार, अगर होगा तो सही है, नहीं होता तब भी कोई नहीं, आना जाना फ्री है ही, पहली बार के लिए सरकार पैसा देती है आपको। मैं पहुंचता हूं इलाहाबाद, और वहां पर बिल्कुल जो फिदाइन होते हैं उसी तरह से मैंने अपना पूरा एसएसबी दिया। कोई बिना डर के, बिना झिझक के, जिस तरह का मैं हूँ। अगर मैं कोई दूसरा बंदा बनने की कोशिश करूँगा कि ये बहुत अच्छा है, मैं ऐसा बन जाता हूँ, तो मैं अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ और पूरे समाज को धोखा दे रहा हूँ। और जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो वहाँ पर जीटीओज हैं, वो ये पहचान लेते हैं। मैं सेलेक्ट हुआ, और जब यूपीएससी मेरिट आई तो मैं यूपीएससी मेरिट में 6th था, नेशनल रैंकिंग 6 थी मेरी। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप कर रहे हो तो आप कर सकते हो। केवल प्रॉब्लम है कि आपको करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जो डिसिप्लिन है, आपका अनुशासन है, वो टैलेंट को बीट कर सकता है। हो सकता है कि कोई बंदा बहुत टैलेंटेड हो, पर उसने कहा कि अरे मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ कि एक बार पढ़ूंगा और कर लूँगा। और कोई मेरे जैसा होगा, मैं बोलूँगा कि नहीं यार, मैं हर दिन पढ़ूंगा, हर दिन पढ़ के उसको रिवाइज भी करूँगा और करता रहूँगा। शायद मुझे लगता है कि अगर आप डिसिप्लिन हैं और किसी भी चीज़ को उठा लेते हैं और ठान लेते हैं कि करनी है, तो आप उसको एक टैलेंटेड बंदे से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप उस डिसिप्लिन के लिए बड़ी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वहाँ से आईएमए से पास आउट होता हूँ। मैंने राजपुताना राइफल्स ऑप्ट करी थी तब, एंड मेरे को मिली भी। यूनिट पहुँचता हूँ, एंड राजपुताना राइफल्स में कुछ कॉम्पिटिशन बड़े सीरियस लिए जाते हैं, जैसे फायरिंग कॉम्पिटिशन हो गया, क्रॉस कंट्री हो गया, इस तरह के जाट और राजपूत ट्रुप्स हैं। तो मैं पहुँचा, जैसा मैं अभी हूँ, मैं इससे थोड़ा सा और पतला था, बिल्कुल छोटा दिखता था, यंग ऑफिसर थे। तो
आई थिंक 15-20 दिन बाद सीईओ थे कर्नल RS शेखावत, सेना मेडल, बाद में मेजर जनरल रिटायर हुए सर। उन्होंने बोला कि कौशलेंद्र, यू विल बी रनिंग क्रॉस कंट्री दिस टाइम, एंड ध्यान रखना कि हमारी यूनिट का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, हम डिवीज़न में सेकंड नहीं आए हैं, एंड रेजिमेंट में हमने कई साल तक अपना बैनर उठाया है। मैंने कहा सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और अगले दिन सुबह 5 बजे मैं पहुंचता हूं जहां खड़े हुए थे सूबेदार दीवान सिंह, 6 फीट कुछ हाइट साहब की, इंटरनेशनल लेवल के रनर, नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किए हुए। उन्होंने देखा यार कि एक नया ऑफिसर आया है, छोटा सा, एकदम पतला सा, मेरे से बोलते हैं साहब कर लोगे? एंड वहाँ पर आपको पता लगता है कि आप ऑफिसर बन गए हो, बट आपको अपनी इज्जत कमानी पड़ेगी। मैंने बोला कि साहब कोशिश करूँगा। उन्होंने टीम की तरफ देखा, मुस्कुराए, मतलब वो आप समझ सकते हैं ना कि उनको लगा कि ऐसे ऑफिसर आ जाते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है साहब, आज वार्म अप करेंगे, चलते हैं, आपका भी ट्रायल हो जाएगा। एंड हम नारायणा में थे, नारायणा से हम निकलते हैं सदर मार्केट होते हुए पालम एयरपोर्ट पहुंचते हुए, पालम एयरपोर्ट से टर्न लेकर धौला कुआं से रिंग रोड होते हुए वापस नारायणा आते हैं, और मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर वो दौड़ाते हैं। दौड़ के आते हैं और बोलते हैं, जब पूरी टीम पॉलन होती है, अब मैं बड़े पीछे पीछे दौड़ रहा था। मैंने कहा यार कौशलेंद्र, तू कहाँ फंस गया दोस्त, ठीक है, एकेडमी में भी दौड़ रहा था, फिर से दौड़ रहा है, मतलब मैं दौड़ने में अच्छा था बट ऐसा इंटरनेशनल लेवल रनर नहीं था। तो साहब ने मेरी तरफ देखा, बोला साहब प्रैक्टिस करोगे ना तो दौड़ लोगे। एंड फिर साहब ने प्रैक्टिस करानी शुरू करी, कभी 20 किलोमीटर, कभी 30, कभी 40, कभी लगातार स्प्रिंट्स, कभी सीढ़ियाँ चढ़नी है, कभी हिल पे, कभी सैंड पर। बट मैंने कभी भी मुंह नहीं खोला, बिकॉज मुझे ये था कि मैं पहले अपने आप को प्रूव करूँगा। साहब इंटरनेशनल प्लेयर है, उसको मेरे से ज़्यादा पता है इस चीज़ के बारे में। तो मुझे पता था कि दीवान साहब एशियन गेम्स प्लेयर है, नेशनल चैम्पियन है, मैं उससे बेटर नहीं हूँ। अगर मुझे सीखना है तो मुझे मुंह बंद रख के सीखना होगा। मैं उसको ये नहीं बोल सकता हूँ कि साहब मैं लेफ्टिनेंट हूँ और आप जेसी होकर मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो। और दीवान साहब खूब रगड़ा लगाता था एंड बट बहुत ध्यान भी रखता था। मुझे अभी भी याद है कि एक बार जवान जनरली लाइन में चले जाते हैं और ऑफिसर को सब कुछ तैयार होके सुबह की ड्रिल करके वापस ऑफिस आता है, फिर कुछ ऑफिस का काम करना होता है, फिर इवनिंग में फिर से वो टीम के साथ जाता है, फिर रात में फिर ऑफिसर मैस में कुछ पार्टी है या कोई विजिट है। तो 2-4 दिन बाद दीवान साहब मेरे ऑफिस में आते हैं, बोलते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला ऑफिस का काम है। बोलता अच्छा, और वो सीधे सीईओ साहब के पास जाता है। सीईओ से बोलता है साहब को अगर तैयारी करानी है ना तो पूरी टीम के साथ जो टीम कर रही है वही करेगा साहब, और टीम इस समय रेस्ट कर रही है, साहब की बॉडी को रिकवरी चाहिए तो साहब को छोड़िए। एंड सीईओ बहुत मैच्योर थे एंड सीईओ को पता था कि अगर दीवान साहब बोल रहा है तो वो सही बोल रहा होगा। एंड अगले दिन से जो टीम का रूटीन होता था वो मेरा रूटीन था। खैर, क्रॉस कंट्री का दिन आता है, एक ऑफिसर 6 जवान दौड़ते हैं एंड लगभग 20-25 यूनिटों के इस तरह से टीम आती हैं और बड़ा ही हाई जोश होता है उस समय, माहौल बड़ा गर्म होता है कि कौन सी टीम अच्छा करेगी, कौन सी पलटन अच्छा करेगी, बिकॉज आप अपनी पलटन के लिए दौड़ रहे हो, नाम नमक निशान का इज्जत का सवाल है। वो होता है, मैं दौड़ता रहता हूँ। मैं देखता हूँ यार कुछ लोग मेरे से पीछे निकल रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहे हैं, पता नहीं मैं कहाँ दौड़ रहा हूँ। मुझे लगा ऐसा ना हो कि दीवान साहब वहाँ बोले कि करा दी ने बेइज्जती। और धीरे धीरे जब मैं फिनिश पॉइंट की तरफ पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दीवान साहब फिनिश लाइन के पास खड़ा हुआ चिल्ला रहा है कि तेज आओ साहब, बहुत बढ़िया, तेज आओ। तो मैंने कहा लगता है कि शायद मैं सबसे पीछे आ रहा हूँ, इसीलिए ये चिल्ला रहा है। मैं जैसे ही क्रॉस करता हूँ दीवान साहब आता है, मुझे गले लगाता है, बहुत बढ़िया साहब, मेरे को गोद में उठाता है। सीईओ से बोलता है साहब ऐसा होना चाहिए साहब, देखा? तो मैंने कहा साहब क्या हुआ? बोलता साहब 80 लोग आपसे पीछे हैं, अभी आप 40 में हो 120 में से, और ऑफिसर्स में फर्स्ट हो। एंड देन आपको दिखाई देता है कि जो ट्रूप्स हैं और जो बाकी लोग हैं वो आपकी तरफ एक इज्जत से देख रहे हैं। वो देख रहे हैं बिकॉज आपने ग्राउंड पे करके दिखाया। आपने ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने बोला कि मैं लेफ्टिनेंट कौशलेंद्र सिंह हूँ
आप प्रैक्टिस करिए, आप दौड़िए और मैं जिस दिन कंपटीशन होगा उस दिन आऊँगा और देख लूँगा। नहीं, आपको सीखना उनसे पड़ेगा जो आपसे बेटर हैं। फॉलो करिए अगर आपको आगे लीड करना है तो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बिना जाने बोलें कि मैं लीडर बन गया। नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। उस दिन मैंने एक बात सीखी, लीडर वो नहीं जो सबसे तेज है, लीडर वो है जो हार मानने से मना करते हैं और लगा। आप जानते हैं MS धोनी पहले टिकट चेकर थे, सिलेक्शन में बार बार रिजेक्ट होते रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एयरफोर्स पायलट, सिलेक्शन में रिजेक्ट। एलोन मस्क पहले 3 रॉकेट एक्सप्लोड हो गए। थॉमस एडिसन 1000 फेलियर्स के बाद बल्ब बना, शायद उससे भी ज़्यादा। तो क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया? उन्होंने बोला कि अब रहने देते हैं? इन्होंने बस एक ही चीज़ करी, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों, बल्कि ये सोचा कि अभी इसको आगे और कैसे करना है। और नाउ कमिंग टू स्पेशल फोर्सेस का, कई सारी चीज़ें मैंने करी। फिर मैंने कहा यार पैराशूट रेजिमेंट वॉलंटियर करते हैं। लोगों ने कहा भाई 30 साल का हो गया है, तेरे नी में प्रॉब्लम है, तेरे को वेरिकोस वेंस की प्रॉब्लम है। मैंने कहा देखेंगे। जब रन होता था 30-40 किलोमीटर के, तो हर 10-12 किलोमीटर के बाद मेरे घुटने और मेरे पैर जवाब दे देते थे। वॉब्रॉन टैबलेट खाता था, बट मैंने कहा कि नहीं, अगर कौशलेंद्र तूने छोड़ दिया ना तो खुद की नज़रों में गिर जाएगा। लोग वक्त तो जो बोलेंगे बोलते रहेंगे। और गीता भी कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म ही तुम्हारा फल होना चाहिए। एंड फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड इन माई प्रोफेशन, आई गॉट रिकमेंडेड, मैरून करी, एंड कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ मैंने जंप ना करी हो। इनफैक्ट एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ कि एक रन बैक था जो 40 किलोमीटर के आसपास का होना था, कि 40 किलोमीटर है इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। धौलपुर के आगे एक सरमुथरा नाम की एक जगह है जो जंगल में है, वहाँ से रन बैक शुरू हुआ। रन बैक हम पूरे बैटल लोड के साथ दौड़ रहे हैं, 40 किलोमीटर खत्म होता है। NCO बोलते हैं कि नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, वी विल मूव टिल DZ ड्रॉप जॉन जो आगरा में है। और उस रात लगभग 80 किलोमीटर 80-90 किलोमीटर हम दौड़ते हैं, जॉग करते हैं, दौड़ते हैं। पीठ छिल चुकी होती है, मैक्सिमम जो मेरे साथ में थे कईयों के खून निकल रहा है, पीठ छिल चुकी है, पैर सूज चुके हैं, और मेरी बहुत बुरी हालत थी सच में। मतलब मेरे पैर सूज चुके थे, नी घुटने में प्रॉब्लम थी, दर्द हो रहा था, वेरिकोस उसमें बहुत दर्द हो रहा था। ऑलरेडी 2 या 3 वॉब्रॉन में खा चुका था। एंड डॉक्टर बोलता नहीं सर आप नहीं दौड़ोगे। मैंने कहा नहीं, मैं पूरा करूँगा। और धीरे धीरे मैं करता रहा, बिकॉज आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे प्रॉब्लम है तो मैं छोड़ देता हूँ, बाकी जवान करते रहेंगे। सबके प्रॉब्लम होती है, सबके दर्द होता है, सबके दिल और दिमाग में एक टाइम आता है जब लगता है कि छोड़ देते हैं। वही समय है जब आपको डिसाइड करना है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेगा तो दूसरा वाला छोड़ दे, बट मैं नहीं छोड़ूंगा। सो दोस्तों, ना तो मैं सुपरमैन हूँ, नहीं कोई सुपरमैन होता है। एक छोटे से शहर से आया, शुरुआत हिंदी मीडियम से करी, एक ही बार UPSC दिया, एक ही बार SSB गया, मेरिट में 6 था। एंड मुझे सच में ये लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप में से हर बंदा कर सकता है। आप शायद मुझसे हर बंदा बेटर है। तो एक बात लेकर जाइए कि अगर कोई इंसान कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है, और अगर दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बस एक फ़र्क है, आप सोचोगे या करोगे। जय हिंद।